नमस्कार, बुक बातें में आपका स्वागत है। आज हम साहित्य के एक बहुत ही कह सकते हैं दिल को छू लेने वाले हिस्से पर बात करेंगे। हमारे पास है मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद मशहूर कहानी पूस की रात। उसका एक तरह का सार है हमारे पास और हम कोशिश करेंगे कि इसके जरिए कहानी की गहराइयों को समझें। जी बिल्कुल, पूस की रात तो एक क्लासिक है। हाँ, और ये कहानी हमें सीधा ले जाती है साल की सबसे ठंडी रात में, पूस की रात। सोचिए जरा, बर्फीली हवा चल रही है, खेत हैं, लेकिन उन पर ओस नहीं, पाला जमा हुआ है, सफेद चादर जैसी। और चांद भी जैसे छुपा हुआ है। हाँ, बादलों के पीछे। माहौल ऐसा बनाया है प्रेमचंद ने कि ठंड महसूस होने लगती है पढ़ते हुए भी। बिल्कुल सजीव चित्रण है। और इसी ठंड के बीच हम मिलते हैं हल्कू से, एक गरीब किसान जिसके पास शायद ढंग की एक चादर भी नहीं है, बस एक पतला सा पुराना कंबल। उसी में लिपटा वो कांप रहा है। हाँ, और जैसा इस सार में बताया गया है, वो बेचारा साल भर मेहनत करता है खेत में, पर मिलता क्या है? मुश्किल से गुजारा। 2 वक्त की रोटी भी शायद पूरी नहीं। तो आज इस कहानी के सार के सहारे हमारा इरादा है हल्कू की कहानी की परतों को खोलने का। ये सिर्फ ठंड की कहानी नहीं है, ये गरीबी की सच्चाई है, बहुत कठोर सच्चाई। और संघर्ष की कहानी, बेबसी की। हाँ, और शायद जैसा ये सार इशारा करता है, समाज के अन्याय पर एक चुप्सा पर बहुत तीखा सवाल भी। जी बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो जैसा हमने कहा, माहौल एकदम जमा देने वाला, कड़ाके की ठंड, खेत सफेद पड़े हैं पाले से, और ऐसे में हल्कू की जो लाचारी है वो और उभर कर आती है। साल भर की मेहनत और नतीजा कुछ नहीं। ये जो विरोधाभास है ना, यही कहानी की जड़ है शायद। और वो अकेला भी नहीं है इस ठंड में, उसका साथी है जबरा, उसका कुत्ता, वफादार साथी। वो भी वहीं पास में बैठा ठिठुर रहा है, शायद उतना ही भूखा, उतना ही बेबस। हाँ, इंसान और जानवर दोनों की तकलीफ यहाँ एक जैसी दिखती है। बड़ा ही मार्मिक दृश्य है ये। फिर कहानी में एक अहम मोड़ आता है जिस पर ये सार भी जोर देता है। हल्कू ने उसी दिन, मतलब पूस की उस रात से पहले वाले दिन, साहूकार का सारा कर्ज चुकाया है, पाई पाई। एक तरह से बड़ी राहत की बात होनी चाहिए, कर्ज उतर गया। हाँ, पर इसकी कीमत क्या चुकाई उसने? कीमत ये कि अब उसके पास एक नया गर्म कंबल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे। बिल्कुल, यहाँ पता चलता है कि उसकी पत्नी मुन्नी ने उसे रोका भी था। हाँ, लगभग रोते हुए कहा था कि अभी मत दो जमींदार को पैसे, पहले कंबल ले लो, ठंड बहुत है, जान रहेगी तो कर्ज फिर दे देंगे। लेकिन हल्कू माना नहीं। नहीं, उसका जवाब था, जिंदगी भर कर्ज में डूबे रहने से अच्छा है गरीब रहूं पर आजाद तो रहूं। आजाद? कैसी आजादी है ये? हाँ, ये जो संवाद है ना, ये बहुत कुछ कहता है। ये पैसों का लेन देन नहीं रह जाता, फिर ये हल्कू के लिए एक चुनाव बन जाता है, आत्मसम्मान और जिंदा रहने की जरूरत के बीच। वो कर्ज के अपमान से फौरन छुटकारा चाहता है, चाहे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़े। तो क्या ये सिर्फ इज्जत की बात है, या ये उस सिस्टम की क्रूरता है जहाँ एक किसान को ऐसे चुनाव करने पड़ते हैं? यही सवाल ये सार उठाता है। ये एक दुविधा है, बहुत गहरी। बिल्कुल, और इसी चुनाव का नतीजा ये होता है कि कर्ज से तो वो आजाद हो गया, पर अब उसी पूस की रात में उसे खेत पर जाना है, अपनी फसल बचाने, नीलगायों से या जंगली जानवरों से। हाँ, और वो भी बिना किसी गर्म कपड़े के। एक कर्ज से छूटा तो कुदरत के कहर का सामना करने पहुँच गया। जी। तो फिर कहानी आगे बढ़ती है। हल्कू अपनी वही पतली सी फटी हुई चादर लेता है कंधे पर, अपने साथी जबरा को साथ लेता है और चल पड़ता है खेत की तरफ। उस अंधेरी जमा देने वाली रात में घर से बाहर निकलना ही उस वक्त बहुत बड़ी हिम्मत का काम रहा होगा। बिल्कुल, खेत पहुंचकर, जैसा ये विवरण बताता है, वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हल्कू और जबरा दोनों एक दूसरे से सटकर, शायद थोड़ी गर्मी मिल जाए एक दूसरे से। पर हवा इतनी तेज और ठंडी है जैसे चाकू की तरह चुभ रही हो। कहानी पढ़ते हुए वो ठंड महसूस होती है, शारीरिक पीड़ा का एहसास होता है। वो सोने की कोशिश करते हैं, पर नींद कहाँ, ठंड के मारे तो हड्डियों में दर्द हो रहा है, शरीर अकड़ रहा होगा। हाँ, एक पल को भी आराम नहीं। फिर अचानक जबरा गुर्राता है, सतर्क हो जाता है। कोई आहट हुई है? हाँ, जानवर खेत में घुस आए हैं, शायद नीलगाय, जो अक्सर फसल खराब कर देती हैं। ये वो वक्त है जब हल्कू को उठना चाहिए था, अपनी फसल बचानी चाहिए थी, उसकी जिम्मेदारी थी ये। उसने आंखें खोली भी, पर शरीर ने साथ छोड़ दिया। ठंड ने जकड़ लिया था पूरी तरह। हाँ, इतनी ठंड कि वो उठकर खड़ा भी नहीं हो सका। उसकी हिम्मत, इच्छा शक्ति, सब जैसे जम गया था उस ठंड में। बिल्कुल।
और तब वो शब्द आते हैं जो इस कहानी का मतलब केंद्र है, जो हल्कू की पूरी हालत बयान कर देते हैं। वो हिलता भी नहीं, बस धीमी एकदम हारी हुई आवाज में कहता है, आने दो, खा लेने दो, अब ये ठंड सही नहीं जाती मुझसे। ये क्षण, जैसा ये स्रोत हमें दिखाता है, यही कहानी का मर्म है, उसका चरम बिंदु। ठंड का प्रकोप इतना ज्यादा है, इतना अमानवीय, कि वो किसान जिसके लिए फसल ही सब कुछ होती है, हाँ, जान होती है उसकी, वो अपनी जिम्मेदारी, अपनी रोजी रोटी सब भूल जाता है। वो तैयार है कि उसकी मेहनत बर्बाद हो जाए, क्योंकि उसे रोकने की ताकत उसमें बची ही नहीं है। ठंड ने वो ताकत छीन ली है। ये शब्द, उन्हें खाने दो, ये सिर्फ थकावट नहीं है, ये उस जमा देने वाली ठंड के सामने इंसान की हार का ऐलान है। पूरी तरह से हार मान लेना। हाँ, शारीरिक पीड़ा उसकी इच्छा शक्ति पर हावी हो गई है। ये लापरवाही नहीं है, ये चरम लाचारी है, जैसा स्रोत बताता है। इसके बाद भी एक आखिरी कोशिश करता है वो। हाँ, वो सूखे पत्ते, टहनियां इकट्ठी करता है, शायद आग जला ले, थोड़ी गर्मी मिल जाए, एक छोटी सी लौ जलती भी है। पर हवा उसे बुझा देती है। हाँ, पल भर में, जैसे उसकी अपनी जिंदगी की उम्मीद बुझ गई हो, कोई रास्ता नहीं बचा। बिल्कुल। जबरा, उसका कुत्ता, वो भी शायद समझ रहा है मालिक की हालत, या खुद भी ठंड से बेहाल है। वो पास आकर लेट जाता है और धीरे धीरे दर्द भरी आवाज में गुनगुनाता है। यहाँ इंसान और जानवर की पीड़ा जैसे एक हो जाती है। हाँ, दोनों प्रकृति की बेरहमी के सामने एक जैसे बेबस हैं। और जबरा का वहाँ होना भी बहुत मायने रखता है। ये साल उसे सिर्फ वफादार नहीं दिखाता, वो हल्कू के अकेलेपन का, उसकी पीड़ा का गवाह है। जहाँ इंसानी समाज, मतलब जमींदार, कर्ज का सिस्टम, हल्कू के दुख का कारण बनता है, वहीं एक जानवर बिना शर्त उसके साथ है, उसकी पीड़ा में शामिल है। ये भी एक तरह की टिप्पणी है इंसानी रिश्तों पर। सही कहा। और फिर धीरे धीरे शायद ठंड से लड़ते लड़ते वो पूरी तरह थक जाता है, निढाल हो जाता है, कांपता हुआ हल्कू आखिरकार सो जाता है, या शायद बेहोश हो जाता है। हाँ, शायद बेहोशी कहना ठीक होगा, ठंड में सिकुड़ा हुआ पेड़ के नीचे। कहानी का ये रूपांतरण कहता है सो गया, पर क्या ये वो नींद थी जिससे सुबह आंख खुलती? मुश्किल है, शायद ये अनंत नींद की शुरुआत थी। अगली सुबह सूरज उगता है, रात का अंधेरा, ठंड का कहर कुछ कम होता है, गांव वाले आते हैं खेतों की तरफ और हल्कू को पेड़ के नीचे पड़ा हुआ पाते हैं, शांत। और यहाँ वो बात आती है जो बहुत अजीब है, दिल को चीर देने वाली। हाँ, उसके चेहरे पर शांति है, जैसे वो नींद में मुस्कुरा रहा हो। ये मुस्कान, इस पर सोचना पड़ता है। और पास में जबरा बैठा है, चुपचाप, अपने मालिक के ठंडे शरीर की रखवाली करता हुआ। उसकी वफादारी मौत के बाद भी है। वो शायद समझ नहीं पा रहा कि मालिक अब उठेगा क्यों नहीं। कहानी का ये अंत और साथ में स्रोत का ये निष्कर्ष, गरीबी सर्दी से ज्यादा ठंडी होती है, आदमी भूख बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अन्याय नहीं। ये हमें बहुत गहरे सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। हल्कू की ये मौत, जिसे ये सार शांतिपूर्ण या मुस्कुराता हुआ बता रहा है, क्या ये सिर्फ ठंड से हुई मौत है, हाइपोथर्मिया, या ये उस अन्याय, उस गरीबी, उस बेबसी से एक तरह की मुक्ति है जिसके बोझ तले वो जी रहा था? क्या वो चेहरे की मुस्कान असल में पीड़ा के खत्म होने का सुकून है? और उसका वो फैसला, इज्जत के लिए कर्ज चुका देना, चाहे ठंड में मरना पड़े, वो इस अंत से कैसे जुड़ता है? हाँ, क्या वो आजादी जो उसने कर्ज चुकाकर चाही थी, वो आखिर में मौत की इसी शांति में मिली उसे? ये सार हमें इन सवालों के साथ छोड़ देता है। तो हमने इस स्रोत के जरिए देखा कि कैसे प्रेमचंद की कहानी में पूस की रात की ठंड सिर्फ एक मौसम की बात नहीं है, वो एक प्रतीक बन जाती है गरीबी की चरम सीमा का, उस असहनीय हालत का जो इंसान की जान ले लेती है। ये सिर्फ हवा की ठंड नहीं है, ये उस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की ठंड है जिसमें हल्कू जैसे लाखों लोग जी रहे हैं। हमने हल्कू के उस मुश्किल चुनाव को भी समझा, कंबल या कर्ज से मुक्ति, और उस चुनाव के भयानक नतीजे को देखा। उसकी खामोश त्रासदी, वो लड़ता नहीं है किसी से, किसी पर इल्जाम नहीं लगाता, बस हालात के आगे हार मान लेता है। उसका फैसला सही था या गलत, ये अलग बहस है, पर कहानी दिखाती है कि शायद उसके पास कोई अच्छा रास्ता बचा ही नहीं था, कोई विकल्प ही नहीं था। बिल्कुल। और जैसा ये सारा इशारा करता है, इस कहानी की ताकत इसी सादगी में है। बहुत सीधे तरीके से, बिना किसी भारी भरकम शब्दों के एक गहरी बात कह जाती है। वो पतली चादर, हाँ, वो कुत्ता जो साथ ठिठुर रहा है, वो बुझती हुई आग, खेत की रखवाली की मजबूरी, और अंत में वो हार मान लेना, ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ी दिल कंपा देने वाली तस्वीर बनाती है। तस्वीर उस सिस्टम की बेरहमी की और इंसान की पीड़ा की। कहानी किसी को दोषी नहीं ठहराती सीधे सीधे,
पर पढ़ने वाले के मन में सवाल जरूर छोड़ जाती है। और आखिर में वो सवाल जो स्रोत हमारे सामने रखता है, हल्कू के चेहरे पर मौत के वक्त वो शांति या मुस्कान, ये बहुत परेशान करने वाला लेकिन अहम पॉइंट है। इतनी तकलीफ के बाद मरते वक्त चेहरे पर ऐसी शांति क्यों? हाँ, ये सवाल, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है और शायद यही इसे इतना असरदार बनाता है। ये आखिरी अभिव्यक्ति क्या दिखाती है? क्या ये दुनिया के दुखों से, जिल्लत से, ठंड से आखिरकार छुटकारा पाने की स्वीकृति है, या पीड़ा के अंत का एहसास, या फिर कहानी में जो कुछ हुआ उसकी गरीबी, उसका संघर्ष, कर्ज चुकाने का फैसला, जानवरों को फसल खाने देना, ठंड से हार जाना, इन सब के अनुभव से पैदा हुई कोई और गहरी भावना है जिसे हम शायद समझ नहीं पा रहे। एक पहेली की तरह। हाँ, एक पहेली जो कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। और शायद अच्छा साहित्य यही करता है, तैयार जवाब नहीं देता बल्कि हमें सोचने और महसूस करने पर मजबूर करता है। बिल्कुल सही कहा। तो ये थी हमारी आज की चर्चा पूस की रात पर आधारित इस सार पर। उम्मीद है आपको ये गहरी पड़ताल पसंद आई होगी। बुक बातें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप हल्कू की कहानी और उसके अंत के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, बुक बातों को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले एपिसोड्स की जानकारी मिलती रहे। हम ऐसी और साहित्यिक गहराइयों में उतरते रहेंगे। अगली बार फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।